नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। राहुल गांधी ने साधा आरएसएस पर निशाना, सरस्वती शिशु मंदिर की पाकिस्तान के मदरसे से की तुलना। अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू और विकास बहल के 20 ठिकानों पर आईटी का छापा, उद्धव के मंत्री बता रहे बदले की कार्रवाई। गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन, कांग्रेस को मिली करारी हार। नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी, जितेंद्र तिवारी ने बीजेपी ज्वाइन कर दिया, बड़ा झटका। पाकिस्तान पर अब भी लटकी है एफएटीएफ की तलवार, आतंकी फंडिंग पर लगानी होगी लगाम, 1 माह में देनी होगी अपडेट। नजर डालते हैं पहली खबर पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आरएसएस पर विवादित बयान देकर फंस गए। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस अपने स्कूलों के जरिए हमला कर रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथी मदरसों के जरिए अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह से आरएसएस अपने स्कूलों के जरिए अपनी विचारधारा आगे बढ़ा रहा है। कोई ये सवाल नहीं पूछता कि आरएसएस के पास सैकड़ों हजारों स्कूल चलाने के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस के लोगों को बिना मांगी सलाह दूंगा कि पप्पू जी को पॉलिटिकल प्ले स्कूल में भेज देना चाहिए। वहां देश की हकीकत को जाने। अगर पॉलिटिकल प्ले स्कूल में जगह ना मिले तो सरस्वती शिशु मंदिर में चले जाएं, तो उनको समझ आ जाएगा कि वहां क्या होता है। डॉक्टर मनीष, क्यों राहुल गांधी ने आरएसएस पर इस तरह का बयान दिया है? देखिए, ये कोई पहला बयान नहीं है राहुल गांधी का। राहुल गांधी पहले भी इस तरह के विवादित बयान को देकर के फंस चुके हैं। जब विकीलीक्स की फाइल सामने आए थे तब पता चला था कि किस तरीके से राहुल गांधी ने अमेरिकन एम्बेसडर के सामने इस बात को कबूला था कि हिंदुस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथ, इस्लामिक टेररिज्म से ज़्यादा हिंदू टेररिज्म का खतरा है। तो एक उनके अंदर अलग की भावना आरएसएस के प्रति तो है ही, इसके लिए वो अनर्गल शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर के बारे में सवाल उठाने से पहले राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए कि उनकी ही पार्टी के बहुत सारे लोग, उनके बच्चे सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाई भी करते हैं। और दूसरी बात कि ये उस वक्त शुरू हुआ था जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और तीसरी जो बात बहुत ही बचकानी है कि राहुल गांधी ने पूछा कि आरएसएस के पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं इतने सारे स्कूल को चलाने के लिए। तो उनको ये पता होना चाहिए कि सरस्वती शिशु मंदिर वहाँ कोई फ्री एजुकेशन नहीं है, वो पैसे लेकर के वहाँ पे एजुकेशन दिया जाता है। और हर सरस्वती शिशु मंदिर एक प्रोफेशनल स्कूल की तरह चलाया जाता है और ये सब के सब मुनाफे में चलते हैं। यानी कि राहुल गांधी बार बार बिना जानकारी के लोगों के सामने बयानबाजी करते हैं और खुद की ही फजीहत करवा बैठते हैं। वहीं बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस तापसी पन्नू और मधु मंटेना के घर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। इन हस्तियों के आवासों के अलावा इनकम टैक्स विभाग की टीम मुंबई और पुणे में 20 अन्य स्थानों पर भी छापेमारी कर रही है। आयकर विभाग ने छापेमारी की वजह कथित तौर पर चोरी को बताया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। महाराष्ट्र की सरकार के मंत्री इनके समर्थन में बयान दे रहे हैं, इसे डेमोक्रेसी की हत्या बता रहे हैं। डॉक्टर मनीष, क्या है ये पूरा मामला? क्यों उद्धव ठाकरे के मंत्री इन लोगों के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं और इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि जो आईटी का जो छापा पड़ रहा है वो एक बहुत ही बड़े किसी केस के संदर्भ में किया जा रहा है। 20-20, 22-22 ठिकानों पे अगर आईटी ऑफिशियल्स छापामारी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कोई बहुत बड़ा सबूत उनके हाथ लगा है, जिसकी वजह से ये छापामारी की जा रही है। ये छापामारी कानूनी है। दूसरी बात जो सबसे अहम है कि कोर्ट के अंदर इनकम टैक्स के अधिकारियों को ये बताना भी पड़ेगा कि आखिर उन्हें इतने लार्ज स्केल पे छापामारी करने के लिए क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी। तो ये कहना कि सिर्फ बदले की कार्रवाई है, ये एक घटिया किस्म की राजनीति है। दूसरी बात, जो शिवसेना और वहाँ के जो मंत्रीगण की तरफ से जो बयान दिया जा रहा है कि चूँकि ये सरकार के खिलाफ बोलते हैं इसलिए बदले की कार्रवाई की जा रही है, तो उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर कोई भी शख्स टैक्स की चोरी करता है
तो उसे सिर्फ इस बात के लिए छोड़ दिया जाए कि वो ट्विटर के ऊपर सरकार के ऊपर सवाल उठाता है? ये तो कोई दलील नहीं है। अगर अनुराग कश्यप ने टैक्स चोरी की है, अगर उनका धर्मा प्रोडक्शन के साथ कुछ लेन देन सवालों के घेरे में है, तो उनको वो जवाब देना चाहिए। अगर वो कसूरवार साबित होते हैं तो उनको सज़ा मिलेगी, और अगर वो बेगुनाह हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा। कौन सी इसमें बहुत बड़ी बात हो गई? यानी कि टैक्स चोरी के मामले को लेकर आईटी विभाग ने इन सभी हस्तियों के ठिकानों पर छापेमारी की है और उस पर भी उद्धव ठाकरे के मंत्री अपनी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं गुजरात में सत्तारूढ़ भाजपा को स्थानीय चुनावों में बम्पर जीत मिली है। बीजेपी ने सभी 31 जिला पंचायतों में जीत हासिल की। वहीं 81 नगर पालिकाओं में से 75 पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, पार्टी 231 में से 200 तालुका पंचायतों में भी जीत दर्ज कर चुकी है। राज्य के लोकल इलेक्शन में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने गोधरा में 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और 7 में जीत हासिल कर ली, लेकिन कांग्रेस का सूपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया। डॉक्टर मनीष, एक तरफ तो गुजरात में बीजेपी ने काफी शानदार प्रदर्शन दिया, अच्छी जीत हासिल की, लेकिन दूसरी तरफ MCD चुनाव जो दिल्ली में हुए उसमें बीजेपी का पूरा सूपड़ा ही साफ हो गया। ये बड़ी अजीब सी बात है जो आपने सवाल किया है, क्योंकि टेलीविज़न चैनल पे भी मैं देख रहा हूँ कि ये अचानक से दिल्ली के जो चुनाव के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद केजरीवाल को दिखाया जा रहा है, उसका चेहरा फिर से चमक उठा है और ये कहा जा रहा है कि अगली बार जो है बीजेपी को साफ कर दिया जाएगा। भाई ठीक है, राजनीतिक उलटफेर, कभी ये पार्टी जीतेगी कभी कोई दूसरी पार्टी जीतेगी, ये तो चलता रहता है। लेकिन एक हकीकत जो सारी मीडिया छुपा रही है, जो अरविंद केजरीवाल खुद भी छुपा रहे हैं, कि जो 4 सीट पे जहां आम आदमी पार्टी की जीत हुई है वो दरअसल सीट खाली ही क्यों हुई? ये बाय इलेक्शन है, इसका मतलब कि वहाँ पे पहले से कोई और था, जो जगह खाली हुई है उसके बाद ये चुनाव किया गया है। तो उस 4 जगह पे कौन लोग थे, ये हकीकत कोई नहीं बताएगा। मैं बताता हूँ आपको। ये चारों की चारों सीट पे जहां आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, उसके जो पार्षद थे वो आज MLA बन गए हैं। ये उनके MLA की कंस्टिट्यूंसी थी, जो उनके MLA बनने के बाद रिक्त हुई, उसके बाद वहां फिर से चुनाव हुआ, तो वहां पे वो ऑटोमेटिकली वो जीतेंगे, उनका वो गढ़ है। लेकिन इसको मीडिया इस तरीके से पेंट कर रही है कि बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया, वहां पे आम आदमी पार्टी की तूफान आ गई है, ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, केजरीवाल की राजनीति बहुत ही अजीबोगरीब है। जब भी इस तरह की कोई भी घटना, कोई भी कार्यक्रम, कोई नया प्रयोजन शुरू होने वाला होता है, ये टेलीविज़न चैनलों को इतना पैसा दे देता है कि ये उसके नैरेटिव से ही बात करता है और इसके ऊपर कोई सवाल कोई नहीं उठाता है। यानी कि गुजरात में तो बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन दिया ही, लेकिन दिल्ली में भी बीजेपी की ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। वहीं बंगाल में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए मुसीबतें खड़ी होती ही चली जा रही है। टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी ने खुली चुनौती देते हुए नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं चुनाव से पहले टीएमसी के नेताओं में बीजेपी में शामिल होने की होड़ मची हुई है। अब इसमें एक और नाम शामिल हो गया है, टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली है। डॉक्टर मनीष, क्यों ममता बनर्जी ने इतनी बड़ी चुनौती शुभेंदु अधिकारी को दी है कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी? अब ये तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। वो तो मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़ी नेत्री हैं बंगाल की, उनको तो चैलेंज देना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को, अमित शाह को, JP नड्डा को। लेकिन वो चैलेंज किसको दे रही है? तो अपनी ही पार्टी के एक जूनियर मिनिस्टर जो कल तक आपके साथ था, वो दूसरी पार्टी में चला गया है और आप मीडिया के जरिए, रैलियों के जरिए आप उसे चुनौती दे रहे हैं कि भाई नंदीग्राम से मेरे सामने लड़के दिखाओ। दरअसल बात बहुत ही सिंपल है, ये एक स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी ये है कि शुभेंदु अधिकारी और अधिकारी परिवार के बीजेपी में शामिल हो जाने की वजह से ये पूरा का पूरा इलाका भारतीय जनता पार्टी की ओर मुड़ता हुआ दिख रहा है। उनका पूरा झुकाव वोटर्स का जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में उस जगह को कंट्रोल करना ये टीएमसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये रणनीति का एक तरीका है कि आप अपने सर्वोच्च लीडर को आप उस इलाके में भेज रहे हैं जहां से ये उम्मीद की जा सकती है कि ममता बनर्जी अगर नंदीग्राम में चुनाव लड़ती है तो जो पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर है वहां पे टीएमसी के जो सितारे हैं थोड़े और बुलंद होंगे और जो पिछली बार 15 से 15 सीटों में टीएमसी को जो जीत मिली थी वो फिर से
वैसा ही रिजल्ट होगा। तो ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है, लेकिन इसे मीडिया में इस हिसाब से दिखाया जा रहा है कि जैसे शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी चैलेंज दे रही है। यानी कि ममता बनर्जी के इस चुनौती के पीछे एक बड़ी रणनीति छुपी हुई है। उधर पाकिस्तान के सिर से एफएटीएफ की तलवार हटी नहीं है। अब 1 माह के अंदर एफएटीएफ के समक्ष एक अपडेट रिपोर्ट पेश करनी है, जिसमें पाकिस्तान को आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी देनी होगी। 27 सूत्रीय कार्य योजना के बकाया 3 बिंदुओं को पूरा करने के लिए कम से कम 2 कानूनों को बनाना होगा। एफएटीएफ की बैठक अब जून में होनी है, लिहाजा पाकिस्तान को इससे पहले ही ये कवायद पूरी करनी होगी और आतंकी फंडिंग पर लगाम लगानी होगी। डॉक्टर मनीष, अब इस बार इमरान खान किस तरह का कारनामा करेंगे? देखिए, इमरान खान और पाकिस्तान की सरकार लगातार पूरी दुनिया को गफलत देते आए हैं, दुनिया के साथ जो है वो ब्लैकमेलिंग करते आए हैं कि वो आतंकवाद का एक बहुत बड़ा भुक्तभोगी है। वो कहते हैं, आप सुनेंगे आप पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स को या इमरान खान को या उसके नेताओं को, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाहगार नहीं है, उसको पनाह नहीं देता, बल्कि हम तो भुक्तभोगी हैं। दरअसल इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी का, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है एक आतंकवाद। इसके जरिए वो विदेश नीति अपना तय करते हैं। लेकिन जब से ये एफएटीएफ की तलवार लटकी है, तब से उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो ग्रे लिस्ट में ऑलरेडी हैं, 3 ऐसे बिंदुओं के ऊपर उनसे फिर से जवाब तलब किया गया है, जिसमें वो पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये 3 बिंदु वो बिंदु हैं जिसे एफएटीएफ की मीटिंग के दौरान भारत ने उठाए थे। आप अगर यूट्यूब पे जाएं और वहाँ के टेलीविज़न चैनलों के बहस को देखें, तो सारे लोग यही कह रहे हैं वहाँ पे कि ये तो भारत की तरफ से ये एक्स्ट्रा माइलेज लिया गया और एफएटीएफ को भी भारत अपने हिसाब से चला रहा है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी सरकार की जो डिप्लोमेसी है, उसकी एक तारीफ को आप कर सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारी मुहिम है वो बिल्कुल तेज है। तो ये 3 जो बिंदु हैं, उसमें सबसे अहम जो है टेरर फंडिंग का तो है ही है। ये जो हाफिज सईद हैं या और भी तमाम एंटी इंडिया जो हिंदुस्तान में आतंक फैलाने के काम में जुड़े हुए जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात है। और चूँकि ये लोग वहाँ पे जो सरकार है वो डायरेक्टली हाफिज सईद या उस तरह के एलिमेंट्स के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते हैं, ये काम अधूरा रह गया था। तो इसलिए एफएटीएफ की तरफ से ये कहा गया है कि अब आप कानून बना करके आप ये बताएं कि आप इस तरह के टेररिस्ट और या उसके संगठन के जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं। यानी कि अपनी हरकतों की वजह से इमरान खान लगातार फंसते ही चले जा रहे हैं और एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर निकालना अब इमरान खान के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप तक हमारे खबरों के नोटिफिकेशंस ना पहुंच पाते हो तो अब आप कैपिटल टीवी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं।